हेलो बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे PYQ देखने वाले हैं द्रव्य की अवस्थाओं, है ना। आपका चैप्टर जो है गैसियस स्टेट, उसके लिए हम नीट के लिए PYQ देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चंस आपके सामने पढ़ो उसको। क्वेश्चन कह रहा है बायल का नियम जो है उससे संबंधित 4 ग्राफ दिए गए हैं आपको। बॉयल के नियम का सही निरूपण चुनें जो विभिन्न तापों पर गैस का दाब और आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं। तो आप बॉयल का नियम जानते हो, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होता है बॉयल का नियम। तो यहां से आप ये बता सकते हो कि P व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। बॉयल का नियम क्या है, समान मोल लिए जाते हैं समान टेम्परेचर पे। R जानते ही हो कांस्टेंट होता है, चूंकि PV बराबर nRT होता है। यहां से आता है ये। तो यहां से हम लोग ये जानते हैं कि P और V एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहां से एक बात तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम P और V के बीच एक ग्राफ बनाएंगे, P और V के बीच हम ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, सरल रेखा तो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सरल रेखा y बराबर mx प्लस c जैसा होता है। सरल रेखा का ग्राफ जानते हो आप लोग, mx प्लस c। ये क्या है, ये सरल रेखा है। लेकिन यहां से PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सरल रेखा तो बनेगा नहीं। बोलो, इतना तो जानते हैं हम लोग। तो पहला यदि विकल्प देखें उसमें सरल रेखा के 3 ग्राफ बनाए गए हैं, जो कि नहीं होगा। अब विकल्प BC, विकल्प B और C को देखो। D विकल्प भी नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट बोल रहा है वैल्यू। ठीक है, अब ये चीजें लिख लो। देखो D क्यों नहीं होगा, D भी एक सरल रेखा है और वो जो ग्राफ बना है P और V के बीच, वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रहा है ना। ये इस साइड में V है, इस साइड में P है, तो ये ग्राफ भी नहीं होगा। ये V कांस्टेंट ले रहा है, आयतन को नियत ले रहा है। लेकिन बॉयल के नियम में P इंटू V कांस्टेंट होता है। बोलो, बात समझ में आई? मतलब ये ग्राफ भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि दूसरे और तीसरे ग्राफ में कौन सा विकल्प सही होगा। ये बात समझ में आ गई क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस ग्राफ में V को नियत बोल रहा है और V नियत नहीं होता बॉयल के नियम में, इसलिए। अब हम लोग दोनों ग्राफ देखेंगे B और C को। तो B वाला ग्राफ जो है 600, 400, 200 कुछ इस प्रकार बना है। ठीक है, ये 600 केल्विन पे बोल रहा है, ये 400 और ये 200 केल्विन पे। ये 400 केल्विन पे बोल रहा है, ये 200 केल्विन पे बोल रहा है। इस साइड V है, हम ये जान रहे हैं, और इस साइड P है। ठीक है, दूसरा विकल्प जो है, दूसरा मतलब C वाला विकल्प, देखो विकल्प देख के हम विकल्प A और D को तो पहले से ही कैंसिल कर दिए हैं। अब इन दोनों विकल्प में हम देखेंगे कि इन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो C वाले विकल्प की बात करें हम लोग, तो ये टेम्परेचर को इस साइड में लिखा है, मतलब ऐसे लिखा है 200 केल्विन, 400 केल्विन और ये है 600 केल्विन। इतनी बात समझ में आई? इस साइड में V है, यहाँ पर P है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो यहाँ पे तो बॉयल के नियम को चेक करने के लिए अब हमको ये कह क्या रहा है, ये देखो इस ग्राफ का मतलब क्या है। इस ग्राफ का मतलब ये है कि ये वाली जो रेखा है इसका टेम्परेचर कितना है, 200 केल्विन, इस वाली का 400, इसका 600। तो यहाँ पर यदि एक हम खड़ी लाइन खींचे, ये लाइन क्या बताता है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
V नियत ले रहा है इस रेखा पे ये सीधी रेखा है, इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पे V क्या होगा, नियत होगा। क्योंकि देखो इस साइड में चलने पे V बढ़ रहा है और इस साइड में चलने पे V बढ़ रहा है, तो ऊपर चलने पे V क्या होगा, कांस्टेंट, V नियत होगा। अब इस बिंदु का V देखेंगे, इस बिंदु का, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, मान लो V1 मान ले हम, तो तीनों जगह पर V क्या होगा, नियत, जिसको हमने V1 मान लिया। अब इस V1 के लिए अगर हम P की बात करें तो ये P1 होगा और ये होगा P2 और ये क्या होगा, P3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और यहाँ से आपको ये लग रहा होगा कि जब हम x एक्सिस पे ऊपर चल रहे हैं तो P बढ़ रहा है, P बढ़ने का मतलब कि P3 बड़ा होगा P2 से, P2 बड़ा होगा P1 से, ये ऑर्डर आएगा। यहाँ पे V क्या है, V1 वैल्यूम कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे कि इसके संगत जो ताप मिल रहा है V1 और P3 के लिए जो ताप मिल रहा है, इसको हम लोग T3 मान लें, इसको हम लोगों ने T2 मान लिया, इसको हमने मान लिया T1। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये P3 था। अब आओ फिर से PV = nRT पे अगर हम बात करें, देखो ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अब बॉयल नियम को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट लाइन खींचते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि आप P को नियत मान लो, मतलब एक ऐसी लाइन खींच दो तो P नियत हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग V को कांस्टेंट मान लिए हैं, V को कांस्टेंट मान लिए, N और R कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो P होगा वो समानुपाती T हो जाएगा। ये बॉयल का नियम नहीं है P समानुपाती T, बॉयल का नियम तो क्या है, P व्युत्क्रमानुपाती V। हम चेक करने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए PV = nRT लगाते हैं और इस लाइन के लिए हमने V क्या ले लिया, कांस्टेंट। V कांस्टेंट हो गया, N और R कांस्टेंट होते हैं, किसी भी एक गैस के लिए उसके मोल नियत होगा और R भी नियत होता है, तो P समानुपाती T। मतलब ये है कि अगर P बढ़ रहा होगा तो T भी बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पर देखो आप, ये था P3, ये था P2, ये था P1, ये ऑर्डर मिला अपने को। P3 के संगत जो हमने T3 लिया था, ये वाली रेखा का ताप, और P2 के संगत इस रेखा का जो ताप T2 लिया था, और P1 के संगत ये ताप जो T1 लिया था। अगर P3, P2, P1 का ये ऑर्डर है, तो इसी प्रकार से T3, T2 और T1 का भी यही ऑर्डर होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कैसे, यहाँ से ये चीज यहाँ से होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर ये है तो ये ग्राफ सही होगा। अब देखो T3 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1 से, ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, मतलब अपना विकल्प B सही है। इतनी बात समझ में आई। तो बॉयल के नियम को चेक करने के लिए सबसे पहले तो ग्राफ P और V के बीच ये ग्राफ बनेगा, सरल रेखा ग्राफ नहीं बनेगा। दूसरी बात, इसको चेक करने के लिए हम V को कांस्टेंट कर लेते हैं या P को कांस्टेंट कर लेते हैं। चलो इस वाले सवाल में हम P को कांस्टेंट कर लेंगे, इस वाले पार्ट में। फिर क्या करते हैं, V1 ये वैल्यूम तो कांस्टेंट है, तो प्रत्येक बिंदु के लिए V हो गया नियत। इसके संगत हमने दाब P1 माना, ये टेम्परेचर T1, ये P2, और फिर PV = nRT से देख लेंगे P और T में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे आना चाहिए। इस डायरेक्शन पे चलने पे हम जानते हैं दाब बढ़ रहा है, तो यही ऑर्डर हमको टेम्परेचर में भी मिलना चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, अपना आंसर ये है ना। अब हम इसको चेक करेंगे ये और क्यों नहीं है, ये चीज लिखना। पहले इसी वाले पार्ट से करते हैं। पहले यदि इस पार्ट से करेंगे तो इस लाइन पे हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया। यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया तो अब इसके संगत दाब P1, ये P2 और ये क्या हो गया P3। अब देखो यहां से हम ये जानते हैं P3 बड़ा होगा P2 से, P2 बड़ा होगा P1 से, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा।
इतना तो जानते हैं। अब इसके संगत अगर ये T3 है, ये है T2, ये है T1, T1 कितना है 600, T2 कितना है 400, T3 कितना है 200। तो यहाँ से जो अपने को मिलना चाहिए था, क्योंकि इसमें जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट किए थे तो P समानुपाती T आया था, मतलब यदि P बढ़ रहा है तो T भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या, ये T तो घट रहा है ना, देखो ये T1 बड़ा है, यहाँ से अपने को क्या मिला, T1 बड़ा है, T2 से T2 बड़ा है, T3 से इतना मिल रहा है अपने को, जबकि हमको मिलना क्या चाहिए था, T3 ग्रेटर T2 ग्रेटर T1, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। इसको कर लो कॉपी, कॉपी कर लिया। दूसरे वाले तरीके की जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हम लोग प्रेशर को, दाब को भी कांस्टेंट रख सकते हैं। देखो इस वाले पे बात कर लेते हैं, एक विकल्प पे बात कर लेते हैं, दाब को भी कांस्टेंट करके। बी विकल्प था ये, इस डायरेक्शन में V बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में P बढ़ रहा है। ग्राफ अपने को ये 3 दिए गए थे, ये दिया गया था 600 केल्विन का, ये 400 केल्विन का और ये 200 केल्विन का। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो हमने इस बार P को कांस्टेंट कर लिया, इस लाइन पे P कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ के संगत जो आयतन है इसको हमने V1 मान लिया, चूंकि जो प्रेशर है वो तो P ही होगा तीनों बिंदुओं पे। और यहाँ के संगत जो आयतन मिलेगा अपने को V2 मान लिया, और यहाँ के संगत जो आयतन मिलेगा उसको क्या मान लिया हमने, V3। और इस डायरेक्शन में चलने पे क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं, बोलो इतना तो बोल सकते हैं ना। मतलब अब इसके लिए जो टेम्परेचर मिला है ये V1 था तो इसके लिए ये मिला T1, ये V2 था तो इसके लिए ये मिला T2, और ये मिला क्या अपना T3। तो अगर इस डायरेक्शन में चलने पे ये बढ़ रहा है V1, V2, V3, तो यही ऑर्डर टेम्परेचर में भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम PV बराबर nRT की बात करें, अब यहाँ पे देखना ये PV बराबर nRT से चेक करते हैं। अब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से चेक नहीं करेंगे, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से ये ग्राफ देख लिए, उसके बाद हमने यदि P को कांस्टेंट कर दिया, P को कर दिया कांस्टेंट, N और R कांस्टेंट होते ही हैं, तो यहाँ से V समानुपाती T मिला। V समानुपाती T मतलब अगर V बढ़ रहा है तो T भी बढ़ेगा, और यदि T बढ़ेगा तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ पे लिख दें, ऑर्डर होना चाहिए T3 ग्रेटर T2 ग्रेटर T1, ये सेम ऑर्डर यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि V समानुपाती T है, तो यहां से देखो ये T1 है 200, T2 है 400, T3 है 600, ये बढ़ ही रहा है ना, इसलिए ये विकल्प अपना सही है। अब यही नियम अगर यहाँ पे लगाओगे तो ये विकल्प गलत हो जाएगा, आप इसको लगाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 21 का। 21 में ही एक क्वेश्चन और आया, देखो कह रहा है 1 लीटर आयतन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मिश्रण जिसमें 4 ग्राम O2 है और 2 ग्राम हाइड्रोजन है लिया गया है, उसका कुल दाब बताना है। एक मिश्रण लिया गया है ना, उस मिश्रण का जो पूरा आयतन बोल रहे हैं वो 1 लीटर बोल रहे हैं, और वो जिस ताप पर लिया गया है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप जानते हो फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें, टेम्परेचर को लेना है केल्विन में। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर की SI मात्रक है वो है केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो SI पद्धति में मात्रक लिखोगे आप तो केल्विन में लिखोगे। तो आपको जब कभी भी मिले डिग्री सेंटीग्रेड में तो उसको बदलना पड़ेगा काहे में, केल्विन में। क्यों? क्योंकि SI पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। इतनी बात समझ में आई आपको। आयतन दिया गया है आपको 1 लीटर, टेम्परेचर आपको दिया गया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको बदलोगे 0 + 273, 273 जोड़ते हैं तो ये केल्विन में मिल जाता है, तो ये कितना मिलेगा, 273 केल्विन मिल गया, ताप मिल गया आपको आयतन दिया गया है। आपको निकालना है कुल दाब, मतलब P निकालना है आपको। अच्छा, ये जो 2 गैसें ली गई हैं, ये 2 गैसें जो हैं, ये गैस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस ली गई है। ऑक्सीजन की मात्रा 4 ग्राम दी गई है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 ग्राम दी गई है। यही क्वेश्चन है।
अब आपको निकालना क्या था, प्रेशर निकालना है, पी निकालना है। अब आप यदि देखोगे क्वेश्चन में पी दिया है, टी दिया है, वी दिया है, तो आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। पी निकालना है आपको, वी आर तो पता ही, आर सवाल में दिया गया है, टी दिया गया है, एन यदि पता चल जाएगा तो आप पी निकाल लोगे। एन क्या है, मोल। अगर ये किसी हम एक गैस के लिए लगा रहे होते, पीवी बराबर एनआरटी एक गैस के लिए लगा रहे होते, तो ये एक गैस का यहाँ पे मोल लिखते, लेकिन ये हम मिश्रण के लिए लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मोल होगा वो दोनों गैसों का होगा, क्योंकि इस मिश्रण में दो गैसें हैं। तो यहाँ पे ये पूरे मिश्रण के लिए लगाया गया है, तो ये जो एन होगा वो होगा एन, जो होगा वो क्या होगा, NO2 प्लस NH2। आप जानते हो मोल निकालने के लिए जब द्रव्यमान दिया गया है तो क्या होता है, द्रव्यमान ग्राम में बटा अणुभार। तो अगर O2 की बात करें तो ये 32, ये मोल निकल गया, और इसका मोल 2/2, मतलब ये 4×8 = 1/8 धन 1, मतलब 9/8। इतनी बात समझ में आई। एन पता चल गया अपने को। अब पीवी बराबर एनआरटी लगा दो, तो P इज इक्वल टू कितना मिलेगा, NRT/V। चलो उसी साइड में चाहे पड़ा रहने दो, वैल्यू रखो। N का वैल्यू है 9/8, R का वैल्यू आपको दिया गया है 0.08, ठीक है सवाल में। T का वैल्यू आपने केल्विन में बदल के निकाला 273, और V का वैल्यू दिया गया है 1। तो इसको सॉल्व जब करोगे तो मिलेगा 25.18। प्रेशर है ना, एसआई पद्धति में मात्रक इसका क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प ए सही है। कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप। ये 0.082 को 1/12 भी लिखते हैं, ठीक है। अगला सवाल, तो ये दो सवाल आए थे नीट 21 में। 20 वाला क्वेश्चन पढ़ो, आप पढ़ते रहो तब से इसे हटा दें। तो ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा मोल को भी इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने, है ना, मोल और गैसियस स्टेट को मिला के क्वेश्चन बना दिया। और मोल का बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया, एक फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा अणुभार। अगला सवाल पढ़ो, कह रहा है ऑर्गन और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण एक लिया गया है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन 7 ग्राम है, आर्गन 8 ग्राम है, और मिश्रण का कुल दाब दिया गया है, और N2 का आंशिक दाब बताना है। नाइट्रोजन गैस का क्या बताना है। यहां भी एक मिश्रण लिया है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा दी गई है कितना, 8 ग्राम, ठीक है। आर्गन की मात्रा दी गई है कितना, सॉरी आर्गन एजी नहीं है, आर्गन की मात्रा दी गई है 7 ग्राम। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, ये 7 ग्राम दिया गया है, ये दिया गया है 8 ग्राम। इतनी बात समझ में आई। कुल दाब जो दिया गया है, पी टोटल कुल दाब, वो कितना दिया गया है 27 बार। आपको N2 का आंशिक दाब बताना है, N2 का आंशिक दाब, N2, इसको T हटा दें अगर कंफ्यूजन हो आपको। ये कुल दाब दिया गया था, ये PN2 मतलब N2 का आंशिक दाब, इसको ऐसे लिखते हैं, ये निकालना है आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप PN2 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा XN2 × P। किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होगा वो होगा उसकी मोल भिन्न गुणे कुल दाब। अब मोल भिन्न यदि पता चल जाएगा तो कुल दाब तो दिया गया है, निकाल लेंगे हम लोग। मोल भिन्न क्या होता है, जिसका निकाल रहे हो आप, जिसकी मोल भिन्न निकाल रहे हो उसके मोल
मतलब N2 का निकाल रहे हैं, N2 की मोल भिन्न, तो N2 का मोल बटा कुल मोल। कुल मोल मतलब उस मिश्रण में जो जो घटक लिए गए हैं, तो एक तो N2 ही है, दूसरा आर्गन है। इतनी बात समझ में आई। अब ये फॉर्मूला ही तो रखना है। आप मोल निकालने का फॉर्मूला जानते हो, द्रव्यमान बटा अणुभार, तो ये इसका कितना होगा 14 दूना 28 बटा 7 बटा 28 हो गया ये, प्लस आर्गन का जो परमाणु भार है वो दिया गया है आपको सवाल में 40, और इसकी मात्रा कितना है 8। आप जानते हो ये अक्रिय गैसें हैं 40। इसको सॉल्व कर लो, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। कुल दाब कितना दिया गया है 27 बार। कैलकुलेट करो, ये 7 चौक 28 होगा, 8 पंच 40 होगा, इंटू 27, ये 5 चौक 20, 9। चलो एक लाइन लिख देते हैं, ये 4 होगा, ये 5 4 9 हो गया, और 20 गया ऊपर, और ये 27 था ही, कहीं मैं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ बोर्ड से। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये 4 पंचे 20 होगा, 9 त्रिक 27 होगा, 4 पंचे 20 और 9 त्रिक 27, तो कितना मिला अपने को 15 बार। क्यों आया एटीएम क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पी को किस में लिया था, बार में। देखो ये मोल तो ये मोल इन दोनों के मात्रक तो कट जाएंगे, तो जो इसका मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा, तो इसका मात्रक हमने बार लिया था, इसलिए इसका मात्रक भी बार होगा। तो आंसर आपका कितना आ गया 15 बार। लिखो, तब से मैं ये चेक कर लूं कि मैं बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा हूं। अगला सवाल लिखते रहो। अगला सवाल कह रहा है 350 केल्विन ताप पे 15 बार पे मतलब दाब दिया गया है। एक गैस का जो मोलर आयतन है समान परिस्थिति में मतलब उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे आदर्श गैस के मोलर आयतन से 20% कम है। तो आपको जेड पे कमेंट करना है ना। जेड क्या होगा, एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा, और फिर उसके आधार पे हम लोग ये देखेंगे आकर्षण बल प्रभावी होगा कि प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा। तो यदि आपको जेड का फॉर्मूला याद होगा तो सवाल हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जेड का फॉर्मूला जानते हो, बस कैलकुलेट करो, क्या दिया गया है वो लिख लो। आप एक बार पढ़ लो फिर से। ताप दिया गया है और दाब दिया गया है, और इसी परिस्थिति में कह रहा है कि जो आदर्श गैस के मोलर आयतन से 20% कम है रियल गैस जो है उसका आयतन। आप जेड का फॉर्मूला जानते हो, जेड इज इक्वल टू होता है वी रियल बटा वी आइडियल। आइडियल वास्तविक गैस का आयतन बटा आदर्श गैस का आयतन। अब देखो ये सवाल कह रहा है कि यहाँ पे जो वास्तविक गैस का आयतन है वो आदर्श गैस के आयतन से 20% कम है। मतलब अगर हम लोग वी आइडियल को वी आदर्श को 100 मान लें, देखो अब यहाँ पे मात्रक तो आप लीटर मानो या ml मिलीलीटर मानो, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है, कट जाएगा। तो अगर हम इसको 100 मान लेंगे तो ये जो रियल होगा वो कितना मिलेगा, इसका 20% कम, इसका 20% कम मतलब 80 होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? वैल्यू रखो तो सॉल्व कर लो, जेड का वैल्यू निकालोगे तो वहां से पता चल जाएगा आपको। अब आप देख रहे होगे 80/100 आ रहा है आपको, है ना। इसको और सॉल्व कर लो चाहे तो, नहीं चाहे तो पढ़ा रहने दो, यहीं से भी आपको बात समझ में आ जाएगी। विकल्प पढ़ो। विकल्प पहला विकल्प क्या कह रहा है, जेड लेस देन 1। सही बात है, यहां से जेड का वैल्यू लेस देन 1 ही तो आ रहा है। बोलो, छोटी संख्या से किसी भी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या से भाग दोगे तो वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। मतलब जेड का मान कितना आ रहा है, 1 से छोटा, और प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा। नहीं, जब जेड का मान 1 से छोटा होता है तो आकर्षण बल प्रभावी होता है, आप जानते हो। तो विकल्प देख लो कौन सा, चौथा विकल्प सही होगा, जेड लेस 1 और आकर्षण बल प्रभावी होगा। बात समझ में आ गई, छोटा सा क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है NH3H2O2 और CO2 के लिए वान डेर वाल नियतांक क्रमशः, देखो वान डेर वाल नियतांक दिए गए हैं आपको, जो गैसें हैं उन गैसों के लिए वान डेर वाल नियतांक के मान दिए गए हैं आपको। बात समझ में आ रही है? और आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सी गैस आसानी से द्रवित होगी, कौन सी गैस आसानी से द्रवित होगी। तो आप ये जानते हो कि जो वान डेर वाल कांस्टेंट है वो दो कांस्टेंट होते हैं, ए और बी। ए क्या होता है, ए आकर्षण बल को दर्शाता है, अंतराणविक आकर्षण बल को दर्शाता है, ठीक है। और बी क्या दर्शाता है, आकार को, आकार को। यही बात तो है। अब ये भी आप जानते हो कि जब आकर्षण बल है उसी से बात होगी गैस के द्रवित होने की। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा तो गैसें आसानी से द्रवित हो जाएंगी। जब गैस के दो अणु ले रहे हो आप, या एक ही गैस के परमाणुओं की बात कर रहे हो, उनके बीच यदि आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो पास पास आ जाएंगी। द्रवित होने का मतलब गैस से वो द्रव अवस्था में बदल जाएंगी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब यहाँ पे जो नियतांक दिया गया है वो ए दिया गया होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। अब ये जो मान दिए गए हैं उसको लिख लो आप। देखो NH3 का ए कितना दिया गया है, 4.A ऑफ NH3। ये कितना दिया गया है, 4.17। चलो यहीं पे बात कर लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहां से ये बात तो समझ में आ गई ना आपको कि आकर्षण बल यदि ज्यादा होगा तो गैस आसानी से द्रवित होगी। मतलब ये समझ में आ गया आपको कि ये ए का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही आसानी से गैस द्रवित होगी। तो आप विकल्प में देख लो, ए का मान सबसे ज्यादा किसका है, अमोनिया NH3 का है 4.17, तो आसानी से यही द्रवित होगी। अगला सवाल पढ़ो। ये 18 का क्वेश्चन था, ठीक है। 16 का क्वेश्चन पढ़ो अब। 16 का क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के समान मोलों को एक पात्र में रखा जाता है जो कि एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा पलायन कर सकते हैं। हाइड्रोजन के आधे पलायन में लगे समय में ऑक्सीजन कितना अंश पलायन होगा। आपको ग्राहम का नियम याद आ रहा होगा, वहीं से सवाल होगा साल, ठीक है। आप जानते हो R1/R2 क्या होता है, रूट M1/M2। अब ये जो R1/R2 है, ये जो विसरण की दर है ये या तो आयतन होगा, या तो मोल होंगे, या तो दूरी होगा। इतना जानते हो आप। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि एक समान मोल लिए गए हैं। तो अगर मोल की बात कर रहा है तो वो मोल ही विसरण हो रहा होगा, मोलों का विसरण हो रहा होगा। मतलब यहां पे हम लोग R1 की जगह N1/T1 लिखेंगे ना, क्योंकि ये दर है, विसरण होने की दर। जैसे दर क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो उसी प्रकार विसरण की दर अगर मोल में हो रहा है तो मोल बटा समय होगा, आयतन में हो रहा है तो आयतन बटा समय, दूरी में हो रहा है तो दूरी बटा समय। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे N1/T1 करते हैं और N2/T2 कर दें, इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, M2/M1। ये मोलर मास है, ये मतलब अणुभार है, ठीक है। अब इसमें जो दिया गया है वो लिखो। देखो सवाल कह रहा है कि दोनों के समान मोल लिए गए हैं, मतलब N1 बराबर N2। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है N1 बराबर N2। चलो हमने इसको N मान लिया, ठीक है। हाइड्रोजन के आधे पलायन में लगे समय में ऑक्सीजन का कितना अंश पलायन होगा।
हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें, और हाइड्रोजन गैस के साथ कौन सी ली गई थी, ऑक्सीजन गैस। चलो इसको अगर हम हाइड्रोजन कर दें तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन चूंकि N2 N1 N2 सॉरी R1 R2, तो R2 ऊपर रहता था, M2 ऊपर रहता था, मतलब ये O2 होगा। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आई आपको? ये है H2, ये है O2। अब देखो यहां पे कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है अपनी मात्रा का आधा ही पलायन हो रहा है। तो हाइड्रोजन के जो पलायित मोल हैं, विसरित जो मोल हैं हाइड्रोजन के, यहां पे जो रखे जाएंगे, ये तो प्रारंभिक मात्रा थी ना, बोलो। तो जो हाइड्रोजन के विसरित मोल हैं जो कि यहां रखे जाएंगे वो हाफ है, मतलब इतने मोल पलायित हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? और ये कह रहा है ऑक्सीजन का कितना अंश पलायन करेगा, मतलब यही तो निकालना है आपको। NO2 वैल्यू रख के सॉल्व कर लो बस, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, आप जानते हो। अब तो कैलकुलेशन करनी है बस। ये हो गया N/2T, समान मोल को एक पात्र में रखा गया है सूक्ष्म छिद्र से। देखो समय की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो हम दोनों के पलायन होने में समान समय मानेंगे, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। क्योंकि अभी आगे सवाल आपको मिलेगा जब इस समय को भी वो बताएगा जब अलग अलग समय लग रहा होगा। यहाँ समय की बात नहीं कर रहा है, मतलब समय क्या लग रहा होगा, समान। M2 जानते हो आप, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 होगा। सॉल्व कर लो यार। अब तो ये T से T कटेगा, चलो करते हैं सॉल्व। तो ये हुआ N/2NO2, ठीक है। अब ये देखो 16 हुआ और 16 से बाहर आया 4। आपको निकालना है क्या है, NO2 को वहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो। तो यहाँ से जो NO2 मिलेगा वो मिलेगा कितना, N/8। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, चेक कर लो। N/8 मतलब अगर उसके प्रारंभिक मोल अगर आधे हो रहे थे, अगर हमने 1 मान लिया था समान मोल, तो कितने हो गए, उसके हाइड्रोजन के कंपेयर में बोल रहा है ना, तो हाइड्रोजन का अगर N तो इसका कितना N/8, मतलब आपका आंसर क्या है 1/8। विकल्प सी सही है इसका, कॉपी कर लो। अगले क्वेश्चन करो। कह रहा है एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का पलायन सर्वाधिक किस दशा में करेगा। आप जानते हो कि आदर्श गैस नियम का पालन कब करती है, कोई भी गैस आदर्श गैस नियम का पालन करती है उच्च ताप और निम्न दाब पर, है ना। ए विकल्प सही है इसका। आगे पढ़ो। आदर्श गैस से अधिकतम विचलन की संभावना किसमें है। इस सवाल को करते हैं, सवाल को लिख लो। सवाल कह रहा है कि आदर्श गैस में अधिकतम विचलन की संभावना किसमें। 4 गैसें दी गई हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, NH3 दी गई है और CH4 दिए गए।
आप ये जानते हो, अभी हमने बात किया अधिकतम विचलन की स्थिति जो मिलने वाली है, अभी उसी पे बात कर रहे थे। जैसे कांस्टेंट जो होते हैं ए और बी, ए कांस्टेंट बताता है, ए कांस्टेंट बताता है आकर्षण बल को। ये आकर्षण बल अणुओं के बीच होगा या परमाणुओं के बीच, ये जानते हो आप, कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, ठीक है। और बी क्या बताता है, आकार को बताता है, ठीक है। हमने अभी पिछले ही सवाल में भी बात की हमने कि आकर्षण बल ज्यादा होता है तो गैसें आसानी से द्रवित होती हैं। अब गैसें आसानी से द्रवित होंगी, थोड़ा सोचना आप। सवाल कह रहा है कि अधिकतम विचलन जो है कौन दर्शाएगा, अधिकतम विचलन कौन दर्शाएगा आदर्श गैस से। आप ये जानते हो आदर्श गैस की अगर हम बात करते हैं तो आदर्श गैस के लिए ए और बी क्या होते हैं, लगभग 0। तभी तो PV इज इक्वल टू nRT सीधा सीधा लिख देते हैं हम लोग, जानते हो। और यहाँ पे P प्लस V माइनस NV, 1 मोल के लिए बात करो तो V माइनस B, इतना लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आदर्श गैस के लिए हम लोग A और B का क्या मानते हैं, मान 0। मतलब आदर्श गैस से विचलन ज़्यादा दर्शाने का मतलब क्या होगा, ए और बी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ए और बी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही विचलन होगा। क्योंकि अगर ये आकर्षण बल बढ़ने लगेगा, ए बढ़ने का मतलब आकर्षण बल बढ़ेगा और बी बढ़ने का मतलब उसका आकार बढ़ेगा। और आदर्श गैस के लिए उनके बीच आकर्षण बल और आकार उनका नगण्य मानते हैं हम लोग, ये जानते हैं। मतलब विचलन कौन ज़्यादा दर्शाएगा, जिसके लिए ए और बी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अगर इन ये विकल्प जो दिए गए हैं, इस विकल्प को अगर हम लोग देखें, इस विकल्प में कौन कौन से विकल्प हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया और मीथेन दिया गया है। तो ए को जब आप पढ़ रहे थे, ए एक आकर्षण बल है, आकर्षण बल को दर्शाता है। और आप ये जानते हो कि ध्रुवीय यौगिकों के लिए, ध्रुवीय यौगिकों के लिए ए का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप देख लो, अगर कोई ध्रुवीय हो तो वहीं से बात बन जाएगी अपनी। आपको दिख रहा होगा NH3, बस आपका विकल्प क्या है, डी। बात समझ में आई कि नहीं भाई। विचलन की बात कर रहा है, विचलन के लिए और ए और बी का वैल्यू क्या बढ़ना चाहिए। ए और बी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो आदर्श गैस से विचलन दर्शाता जाएगा। क्यों, क्योंकि आदर्श गैस के लिए ए और बी क्या होते हैं, 0 मानते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब इस सवाल, दिए गए सवाल के लिए ए को हमने चेक किया तो ध्रुवीय यौगिक जो दिया गया था उसके लिए हम जानते हैं ए का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए। अब देखो ये जितनी भी गैसें हैं ये विचलन तो सभी दर्शाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन दर्शाएगा, अमोनिया। क्यों, क्योंकि वो ध्रुवीय यौगिक है जिसके लिए ए का मान ज़्यादा होता है। बात समझ में आई। आप ये भी पूछ सकते हो, चलो अच्छा ठीक है, अमोनिया ना होता अगर तो फिर हम आकार को देखते हैं। अभी एक सवाल आगे आएगा इसी कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो वहाँ फिर हम लोग अगर ध्रुवीय नहीं है तो फिर हम लोग आकार को भी देखते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल पढ़ो। कह रहा है एक जैसी परिस्थितियों में ए और बी प्रत्येक गैस के 50 ml को बारीक छिद्र से विसरित होने में क्रमशः 150 तथा 200 सेकंड लगते हैं। देखो इस सवाल में, अभी हमने पिछले वाले सवाल में कहा था कि जब समय पे बात ना करें तो समय को आप समान मानो। जैसे पिछले ही सवाल में हम लोगों ने दोनों में लगने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, वहां पे हमने समान समय माना विसरित होने में। क्यों, क्योंकि वो समय की बात नहीं कर रहा था। बात समझ में आ रही है। यहाँ वो समय की बात कर रहा है, इसलिए समय को हम लोग समान नहीं मानेंगे। बाकी आपको फॉर्मूला तो याद ही है, R1/R2 = M2/M1। अब जो गैसें होंगी वो आप लिख देना, इस बार हम गैस नहीं लिखेंगे। सवाल कौन कौन से, सवाल में गैस ए और बी लिया है। चलो कह रहा है प्रत्येक गैस के 50 ml को,
प्रत्येक गैस, दोनों गैस का जो आयतन इस बार देखना, आयतन विसरित हो रहा है और दोनों गैस का 50 ml विसरित हो रहा है। बात समझ में आई? समय जो लग रहा है 150 और 200 सेकंड लग रहा है। T1 को लग रहा है 150, पहली वाली गैस के लिए जो समय है T1 मान लिया हमने, 150 सेकंड दिया गया है और T2 दिया गया है 200 सेकंड। इतनी बात समझ में आई? देखो सवाल करने का तरीका सबसे अच्छा यही होगा कि आप सवाल पढ़ते जाओ और जो चीजें दी गई हैं उसको लिखते जाओ, ठीक है। तो B का आणविक द्रव्यमान दिया गया है आपको, m ऑफ B दिया गया है, जिसको B को हमने 2 माना था, मतलब m2 दिया गया है। कितना? 36। आपने निकालना है क्या है? m ऑफ A, मतलब जिसको हमने m1 मोला, ये निकालना है आपको, A का आणविक द्रव्यमान। अब देखो ये फॉर्मूला, इसको एक लाइन और लिखेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे V1 बाई T1, R1 की जगह, R2 की जगह V2 बाई T2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें V1 और V2 को इस बार समान लिया है कितना? 150, सॉरी 50। तो यहाँ पे 50-50 रखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप जानते हो कटना ही है, चाहो तो रख दो। ये 50 रखा, T1 का वैल्यू रखा 150, V2 का वैल्यू भी रखा कितना? 50, और T2 का वैल्यू रखा 200, ठीक है। M2 का वैल्यू रखा 36 और M1 को चलो हम M मान ले रहे हैं, यही निकालना है आपको, M निकालना है। अब यहां से 50-50 कट गया, ये 200 ऊपर जाएगा। बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा हूँगा मैं। अब यहाँ पे क्या है? रूट ऑफ इतना। अब क्या करोगे आप? जो कट रहा है काटो और दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ये 0 से काट दो, 3 से कट रहा है, सॉरी 3 से नहीं 5 से, तो 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, ये है 36 बटा m, वर्ग कर दो तो 16 9 36 m, तो m निकालो कितना हुआ, ये यहाँ गया तो वो वहाँ गया, 36 गुणा 9 बटा 16। काट दो, कट रहा है, 4 9 36, 4 चौक 16, तो 9 9 81 बटा 4, तो 4 दूनी 8, 20 चौक 80 होता है, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। आप आंसर मैच करा लो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी अगर, तो आपका जो विकल्प है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है इसमें, कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक हो गई क्योंकि दशमलव में तो आंसर आ ही नहीं रहा है, नहीं सही है, 20.25। आप विकल्प देखोगे तो विकल्प में 20.25 नहीं मिल रहा है, कैलकुलेशन अपनी सही है, 20.25 आएगा जब इसको सॉल्व करोगे आप। लेकिन आप विकल्प देखो, इसका विकल्प देखो, विकल्प में 20.25 है ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन बोनस रहा होगा, है ना, क्योंकि विकल्प में उन्होंने दिया ही नहीं जो सही है, कैलकुलेशन अपनी सही है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक गैस हीलियम की तुलना में निःसरित होने में 3 गुना समय ले रही है, तो इसका अणु द्रव्यमान निकालना है। सेम क्वेश्चन कॉपी करो तब से। इसी टॉपिक पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं नेट में, ग्राहम नियम पे या फिर ए और बी पे। ए और बी जो कांस्टेंट हैं वैन डर वाल्स समीकरण के, उस पे, इन्हीं 2 टॉपिक पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बाकी पीवी बराबर एनआरटी पे भी पूछे गए हैं सवाल, जैसे 21 में बॉयल पे भी पूछा गया, बॉयल नियम पे। चलो इस सवाल की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है एक गैस है हीलियम की तुलना में 3 गुना फास्ट विसरित हो रही है। अब देखो वो गैस है, उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, उसको हमने M1 मान लिया। M2 तो आपको पता है हीलियम।
अब ये जो गैस है ये विसरित होने में 3 गुना ज्यादा समय ले रही है, 3 गुना ज्यादा समय ले रही हीलियम की तुलना में। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इस वाले पार्ट में फिर से नहीं बोल रहा है वो कि द्रव्यमान विसरित हो रहा है, मोल विसरित हो रहा है या आयतन विसरित हो रहा है और कितनी मात्रा में। तो उसको हम लोग क्या कांस्टेंट मानेंगे, हम लोग मान लेंगे कि आयतन विसरित हो रहा है या मोल विसरित हो रहा है और दोनों के लिए क्या है वो सेम है, क्योंकि सवाल बात नहीं कर रहा है सवाल इस बारे में। ठीक है, समय के बारे में सवाल बात कर रहा है कि जो T1 जो पहली वाली गैस है जिसको हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है वो विसरित होने में समय जो है 3 गुना हीलियम की तुलना में ज़्यादा समय ले रही है। बात समझ में आ गई। अब वैल्यू रखना है आपने बस। तो इस फॉर्मूले को एक लाइन और लिख दो आप, V1/T1 लिख दो। V1/T1 हो गया, ये R1 का वैल्यू हुआ, और V2/T2 क्या हुआ, R2 का वैल्यू हुआ। ये क्या होगा √M2/M1 वैल्यू रखो। देखो V1 और V2 सेम माना है हमने, सवाल में नहीं कहा है, सेम मानेंगे तो ये कट जाएगा, चाहे आप तो रख दो। T1 ये जो समय है H2 के हीलियम गैस ले रहा है ना, हीलियम गैस दूसरी गैस जो है उसके विसरण होने में जितना समय लग रहा है उसका 3 गुना लग रहा है। तो हमने मान लिया भैया कि हीलियम गैस के विसरण होने में समय कितना लग रहा है T2, तो उसका 3 गुना कर दो। तो ये T1 कितना मिला अपने को 3T2 और ये T2 है ही। आयतन दोनों के समान विसरित हो रहे हैं। हीलियम का तो आप लोग जानते ही हो, तो पहले M2 रखेंगे, हीलियम ही रखेंगे। और किसका निकालना है, उसी गैस का निकालना है जिसको हम लोगों ने क्या माना है M। सॉल्व कर लो बस। तो यहां से क्या कटेगा, ये V/T2 कट जाएगा, तो मिलेगा 1/3 इज इक्वल टू रूट का 4/M वर्ग कर दो। ये M यहाँ गया तो M कितना मिला 36। यही अपना आंसर है। आंसर आप जरूर देख लो, इसका आंसर कितना आ रहा है B। ठीक है, आपको आंसर U साथ में U भी लिखा है ना, U जानते हो आप, U या फिर AMU, ये मात्रक होता है और कुछ भी नहीं। चलो अगला सवाल बढ़ो। अगला सवाल कह रहा है वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण इस प्रकार है। समीकरण लिख दिया है उन्होंने। कह रहा है A और B वान डेर वाल्स नियतांक हैं, ठीक है जानते हैं हम लोग। तो गैस के 2 सेट दिए गए हैं, 2 सेट में पहले वाले सेट में 4 गैसें दी गई हैं O2, CO2, H2 और He, और दूसरे वाले सेट में 3 गैस ली गई है CH4, O2 और H2। अब कह रहा है पहले वाले सेट में B के बढ़ते हुए क्रम को लिखना है और दूसरे वाले सेट में एक एक घटते हुए क्रम को लिखना है। सवाल इतना लंबा है, आप देख रहे हो इतना लिखा है ज़्यादा, और सवाल कुछ भी नहीं है। उसको पढ़ के यदि आप समझ लिए क्या बोल रहा है, क्या करना है, तो 1 मिनट भी लगने वाला नहीं है। सवाल तो तुच्छ सा है। A और B पे ही ज़्यादा सवाल और ग्राहम पे ज़्यादा सवाल पूछते हैं। A और B की हम लोग कई बार बातें भी कर चुके। A बताता है आकर्षण बल को और B बताता है आकार को। आकर्षण बल से ही हम ये चेक करते हैं वो गैस आसानी से द्रवित होगी या नहीं, है ना। और इन दोनों से हम लोग विचलन की भी बात करते हैं, आकार की भी बात करते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम लोग विचलन की बात करते हैं, क्योंकि ये जितने ज़्यादा होंगे विचलन, है ना। मिलाकर मतलब इससे भी और इससे भी, या फिर इससे या फिर इससे। जब पीछे वाले सवाल में सिर्फ ए से ही कर लिया था हमने, तो पहले सेट लिख लेते हैं। पहला सेट कौन सी गैसें हैं, O2, CO2, H2 और He। O2, CO2, H2 और He। इसके लिए आपको B का मान लिखना है, ठीक है। और दूसरा सेट जो है CH4O2 H2, CH4H2O2।
O2H2। यहाँ तो ऑर्डर निर्भर नहीं करता है ना। इसके लिए आपको A का घटता क्रम लिखना है और इसके लिए B का बढ़ता क्रम लिखना है। आप जानते हो B क्या बताता है? आकार को। B बताता है आकार को। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है B आकार को बताता है, मतलब B जब बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो B बढ़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है? आपको B का बढ़ता क्रम लिखना है ना, बढ़ता क्रम लिखना है। मतलब बढ़ता क्रम मतलब सबसे लास्ट में जिसका B सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होगा? CO2 का। आप ये समझ रहे हो ना? आकार तो देख ही लोगे आप, सबसे बड़ा आकार CO2 का है, मतलब इसके लिए B क्या होगा? सबसे ज्यादा, फिर O2। तो अगर हम B का क्रम लिखें तो B ऑफ CO2 सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आकार सबसे बड़ा है। फिर O2, B ऑफ O2। जानते हैं हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, फिर He आ जाएगा। देख रहे हो कितने छोटे छोटे सवाल हैं। ये समझाने में हो सकता है 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, है ना। करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। विकल्प देखकर ही तुरंत कर लोगे आप, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, है ना। चूंकि कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड पे ही तो आ रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे ए क्या बता रहा था? आकर्षण बल। अभी याद हो आपको, पिछले वाले जब सवाल आया था तो वहाँ पे हमने एक विकल्प NH3 जो अमोनिया था उसको सीधा क्या बोला? भैया ये ध्रुवीय है तो इसके लिए ए ज़्यादा होता है। यहाँ आप देखोगे तो ये सभी क्या हैं? अध्रुवीय हैं। तो अब तो यहाँ पे हम इस वाले कॉन्सेप्ट से जा नहीं सकते। तो यहाँ के लिए आप ये भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जिसका आकार बड़ा होगा, जिसका आकार बड़ा होगा उसका ए बड़ा होगा। अब CH4 का क्या होगा? बड़ा। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा? CH4 के लिए सबसे ज्यादा होगा। फिर O2 का O2 और फिर क्या होगा? AH2। अब देख लो आप, जो भी कि घटता बढ़ता जो भी क्रम पूछा है तो आपका विकल्प जो है C सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प। C विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ो। कह रहा है ताप केल्विन में 2 गुना कर देने पे गैसीय अणु का औसत वेग कितने फैक्टर से बढ़ जाएगा? औसत वेग, ठीक है। आप औसत वेग का यदि फॉर्मूला पता है आपको तो बन जाएगा। √8 RT/πm होता है। औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को लिखो आप। V एवरेज कितना होता है? बात समझ में आ गई? कह रहा है केल्विन में 2 गुना कर देने पे औसत वेग कितने गुना बढ़ेगा? फैक्टर मतलब गुना। मतलब यहां पे अब देखो, m तो कांस्टेंट होगा। जो गैस ले लिया आपने, किसी भी गैस के अगर बारे में बात करोगे तो उसका अणुभार तो फिक्स हो गया, पाई कांस्टेंट है, 8 और r भी कांस्टेंट है। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं ना, V एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी √T के डायरेक्ट समानुपाती हो गया ना ये। क्यों? क्योंकि 8r/m ये सभी नियतांक है। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्या बोल रहा था सवाल भी एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लेते हैं। औसत वेग मतलब V1/V2 अगर हम बात कर लें, ये वेलोसिटी है, ऐसे लिख दो। ये एवरेज ही चल रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ भी एवरेज ही लिखा है। ये कितना होगा? अब ये देखो T1/T2 होगा, इतना ही तो होगा। आपने निकालना है क्या? V2 निकालना है आपको। V1 की तुलना में V1 से कितने गुना बढ़ेगा? V1 को मान लो आप, V मान लो। V2 को आपको निकालना है। ताप को उन्होंने दूना कर दिया है। T1 ताप यदि T था तो T2 कितना हो जाएगा? 2T, है ना। ताप को तो दूना कर रहे हैं ना, वो दोगुना कर रहे हैं। निकाल लो आप।
अब तो कैलकुलेशन ही करनी है, दोनों ये रूट से घटाना है। चलो इतने से भी चाहे कर लो, विकल्प देख के लग रहा है। इसको आप पलट दो। पलट क्यों रहे हो? क्योंकि V2 निकालना है। नहीं पलटना चाहते हो तो पड़ा रहने दो। 1 बाई कितना 2, 1 का रूट 1 और ये रूट 2, इतना तो समझ में आया आपको। तो V2 निकालोगे तो कितना मिलेगा? ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, मतलब रूट 2V। मतलब कितने गुना से बढ़ रहा है, कितने फैक्टर से बढ़ रहा है? रूट 2। विकल्प देख लो आप बस। अच्छा, विकल्प में 1.4 बोल रहा है। रूट 2 का वैल्यू जानते हो आप? 1.414। बस आपका आंसर क्या है? डी नंबर। अगला सवाल पढ़ो। समान आयतन की दो गैसें ए और बी छिद्रदार विभाजन से क्रमशः 20 और 30 सेकंड में विसरित होती हैं। गैस ए का आणविक द्रव्यमान इतना है, बी का आणविक द्रव्यमान। चालू कर लो, वही क्वेश्चन है। इस बार समय की बात कर रहा है वो, मतलब विसरित जो मात्रा है वो समान है। विसरित मात्रा पे अगर वो बात नहीं कर रहा है, विसरित मात्रा मोल हो सकता है या फिर आयतन हो सकता है, अगर उस पर वो बात नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा? दोनों का बराबर होगा, है ना। विसरित मात्रा हम V मानते थे, चलो इस बार N मान लें। तो N1 बाई T1 मतलब R1 और N2 बाई T2 मतलब R2, ये कितना होगा? रूट M2 बाई M1। बोलो, N1 और N2 क्या है? दोनों बराबर हैं, दोनों की विसरित मात्रा बराबर होगी, क्योंकि मात्रा पे वो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। वैल्यू रखो। हाँ, समय पे वो बात कर रहा है कि 20 सेकंड और 10 सेकंड लग रहा है। तो ये N ले लो, ये 20 ले लो, ये N ले लो, ये 10 ले लो। अब ये ध्यान रखना सवाल में जरूर आप कि आप किसको A मान रहे हो, किसको B मान रहे हो, नहीं तो यहाँ पे गलती हो सकती है। आप 1 को A ले रहे हो और 2 को ले रहे हो B, है ना। तो अब ये ध्यान रखना। चलो सवाल पढ़ते हैं। B का आणविक द्रव्यमान निकालना है। A का 40 दिया है, सॉरी 49 दिया है। वैल्यू रखो। B का निकालना है, मतलब M2 ही निकालना है अपने को, जिसको हमने चलो M मान लिया है। M2 कितना मान लिया हमने? M, जो कि निकालना है। M1 कितना दिया है? 49। सालो कर लो, ये कट रहा है, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहां से मिला 1/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ M/49। अब दोनों वर्ग करो दोनों बच्चों का, तो ये 1/4 M/49, तो M निकालोगे तो कितना मिलेगा? 49/4। देख लो, यही आंसर होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो, है ना। तो इसका जो आंसर है वो है बी नंबर 12.25 U, है ना। 12 चौक 48, देख रहे हो आप, सही कैलकुलेशन है। अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल कह रहा है CO और N2 के बराबर मोल लेकर एक गैसीय मिश्रण तैयार किया जाता है और मिश्रण का कुल दाब 1 एटमॉस्फेयर है, 1 वायुमंडल है। तो मिश्रण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब का फॉर्मूला पता होगा आपको, कुल दाब के रूप में। आंशिक दाब बराबर होता है मोल भिन्न गुणा कुल दाब, है ना। आंशिक दाब आपको निकालना है, कुल दाब आपको दिया गया है और दोनों के समान मोल दिए गए हैं। दोनों के समान मोल दिए गए हैं मतलब वहां से हम लोग मोल भिन्न निकाल सकते हैं। तो आंशिक भिन्न, अगर चलो हम लोग N2 की बात करें तो मोल भिन्न भी N2 का लिखेंगे और यहाँ पे कुल दाब लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। N2 और CO लिया है और दोनों के बराबर मोल लिए गए हैं, है ना। और P आपको दिया गया है 1 ATM। कुल दाब सवाल में ही दिया गया है कितना? 1 ATM, ठीक है। दोनों के मोल बराबर हैं, मतलब N of N2 और N of CO
ये बराबर दिया गया है, जिसको हम लोग चलो n मान लें, n मान लो या 1 मान लो, कुछ भी मान लो। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल क्या हैं, बराबर दिए गए हैं। हमको निकालना है मोल भिन्न किसकी, N2 की, चूंकि N2 का ही आंशिक दाब निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जिसकी मोल भिन्न निकाल रहे हो आप, उसका मोल ऊपर आएगा, अब बटा कुल मोल आएगा। कुल मोल मतलब ये N2 का हुआ, ये CO का हुआ, तो ये कितना मिला 1/2। वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, बस कुछ भी नहीं है। ये क्या है, N2 का आंशिक दाब। मोल भिन्न आप निकाल चुके हो, हाफ आई, और कुल दाब इतना दिया, तो ये भी कितना मिल गया, मोल भिन्न सॉरी आंशिक दाब N2 का कितना मिल गया 1/2। 1/2 मतलब 0.5 ATM। ATM में आएगा, हम पीछे बोल चुके हैं, जो इसका मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा, क्योंकि ये मात्रकहीन है। चलो अगला सवाल कर लो जल्दी से। इसका विकल्प जो था ए था, मतलब 129 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक 0.03 मीटर क्यूब पात्र में 6 ग्राम मीथेन गैस द्वारा लगाया गया दाब। दाब निकालना है आपको, ताप दिया गया है, मीटर क्यूब मतलब आयतन दिया गया है, ग्राम मतलब मीथेन की मात्रा दी गई है। करो कॉपी करो, सवाल को लिखो, PV बराबर nRT से आ जाएगा। इस सवाल में जो मिस्टेक हुई थी उसको ध्यान रखना आप। आपको दिया क्या गया है 129 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम आगे देखेंगे कि T को बदलना पड़ेगा कि नहीं, चाहे आप बदल दो, है ना, आप टेंशन ही ना रखो कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। आपको आयतन दिया गया है 0.03 मीटर क्यूब में, ध्यान रखना। 6 ग्राम मीथेन है, मीथेन की मात्रा दी गई है 6 ग्राम, और मीथेन का निकालना क्या है आपको, दाब। कैलकुलेट करो, करते रहो कैलकुलेशन। PV बराबर nRT लगाओ, सॉल्व करो। कर लिया। आपको अगर सवाल देखोगे, सवाल में R का वैल्यू देखो क्या दिया गया है, R का वैल्यू देखो, वहां से थोड़ा आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। वैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तो सारी बातें याद होगी आपको। जूल पर मोल पर केल्विन में दिया गया है, R का वैल्यू जूल पर मोल पर केल्विन दिया है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे R के मान की बात की गई थी। जब R दिया जाता था, अभी पीछे वाले सवाल में एक सवाल में दिया भी गया था, कुछ ऐसा दिया गया था। तो यहां और यहां में अंतर क्या है, यहां पे जो आयतन लेते थे हम लोग वो लीटर में लेते थे, काहे में, और यहां जो आयतन लिया गया है वो लिया गया है मीटर क्यूब में। और सवाल अगर देखोगे आप तो आयतन आपको मीटर क्यूब में ही दिया गया है ना। आप इस आयतन को लीटर में बदलने मत जाना, नहीं मिस्टेक हो जाएगी। अगर लीटर में बदलने जा ही रहे हो तो यहाँ पर फिर R की वैल्यू ये रखोगे आप। बात समझ में आ गई, सॉल्व कर लो। और PV बराबर nRT लगाना है आपको। R पता है T, इसको केल्विन में बदल लो, 273 जोड़ लो इसमें। 273 जोड़ोगे ना तो कितना मिलेगा, 9 3 12, 7 2 9 1 10, 402 केल्विन।
अब आप PV बराबर nRT लगाओ, लेकिन n आपको दिया नहीं गया है, n आपको निकालना पड़ेगा। n क्या है? मोल। और मोल निकालने के लिए आपको द्रव्यमान दिया गया है। आपको निकालना क्या था? ये आंशिक दाब नहीं है, है ना, CH4 का दाब है, ये निकालना है आपको। आयतन कितना दिया गया है? 0.03। n क्या होता है? दी गई मात्रा ग्राम में ही दिया है। अगर ग्राम में ध्यान ना दिया जाता तो इसको ग्राम में बदलते पहले। इसका अणुभार, चूंकि n क्या होता है? n बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब अणुभार। तो CH4 के लिए 12 4 16 हो जाएगा। R का वैल्यू कितना रखोगे? 8.314। इकाई रख रहे हो, मात्रक देखो, मात्रक से आपको ये आइडिया लगेगा कि ये लीटर में नहीं दिया गया है, आयतन किस में है? मीटर क्यूब में। T का वैल्यू यहां से आया आपको 402। सॉल्व कर लो आप। यहां से जो P मिलेगा वही आपका आंसर है। ये आएगा 4100 कितना दिया है? 41,648। विकल्प देखो आप, ध्यान दो, पास्कल में दिया गया है ना। ये यहाँ पे P काहे में आएगा? पास्कल में आएगा। ये R के मान आप अगर कॉन्सेप्ट में देखोगे, R कॉन्सेप्ट में याद होगा आपको, R जब इसमें ले रहे थे जूल पर मोल पर केल्विन में, तो प्रेशर को हमको पास्कल में लेना पड़ रहा था और आयतन को मीटर क्यूब में लेना पड़ रहा था, बस। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका भी विकल्प मैच नहीं हो रहा है। 41,648 आ रहा है। देखो विकल्प कोई मैच नहीं हो रहा है। आंसर जरूर लिख लो आप, 41,648। PA मतलब पास्कल। कर लो कॉपी। मतलब समझ गए? ये वाला क्वेश्चन भी बोनस रहा होगा। या मिस्टेक हो सकती है, अपनी ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना एक बार। अगला सवाल पढ़ो। कह रहा है एक पदार्थ के प्रत्येक अणु, पदार्थ कौन सा है? अणु का A2 दे रहा है, द्वारा शोषित ऊर्जा जो दी गई है 4.4 × 10⁻⁻19 जूल, और बंध ऊर्जा 4.0 × 10⁻19 निकालना है गतिज ऊर्जा। आप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो जानते होगे ना। देखो, आप ऊर्जा दिए, उसको बोलेंगे शोषित ऊर्जा। जो बंध तोड़ने में लग गई, जो A2 था वो A हो गया, मतलब अगर उसका बंध टूट रहा है, बंध तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दे रहे हो आप, वो बंध ऊर्जा हो जाएगी। तो कुछ, अब देखो इन दोनों ऊर्जाओं में अंतर तो दिख रहा होगा आपको। एक है 4.4 × 10⁻⁻19, दूसरी ऊर्जा कितनी है? 4.0 × 10⁻⁻19 जूल में ही दिया गया है। तो इन दोनों ऊर्जा में जो अंतर आएगा वही तो गतिज ऊर्जा होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल सा बेसिक है ना, क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस से समझ में आ रही होगी इतनी बात। भैया कुछ दिए, कुछ लगा, और जो बचा वो कहाँ गया? किसी न किसी रूप में ऊर्जा व्यय होगी, वो गतिज ऊर्जा में गई। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल में ध्यान से देखोगे आप, तो ये जो ऊर्जाएं दी गई हैं वो प्रति अणु दी गई हैं। ये दोनों ऊर्जाएं किस में दी गई हैं? प्रति अणु में दी गई हैं। बस यही सवाल की खास बात थी, ये वाली। और सवाल में जो पूछा है गतिज ऊर्जा, वो प्रति परमाणु पूछा है। इसके अतिरिक्त इस सवाल में कोई भी खास बात नहीं है। प्रति अणु ऊर्जा देके प्रति परमाणु पूछ रहा है, तो पहले आप क्या करोगे? प्रति अणु निकाल लो। प्रति अणु ऊर्जा क्या होगा? इन दोनों का अंतर।
हमने बताया कुछ ऊर्जा दी है, आप कुछ लग गई, जो बची वही तो गतिज ऊर्जा होगी, वही ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में नष्ट हुई होगी, खर्च हुई होगी। तो ये जो ऊर्जा आएगी वो प्रति अणु आएगी, और अणु अपना है A2, तो इसकी परमाणुकता कितनी है, इसमें परमाणु कितने हैं, 2, इसमें कितने परमाणु हैं, 2। तो जो प्रति परमाणु ऊर्जा निकालनी होगी उसमें क्या करोगे, प्रति अणु वाली से 2 से भाग दे दो। तो अगर हम गतिज ऊर्जा कितना, इसका अंतर ले लो, गतिज ऊर्जा के मान लें, काइनेटिक एनर्जी, तो के कितना मिलेगा, 4.4 × 10⁻⁻19, 4.0 × 10⁻⁻19, घटाओ तो कितना मिलेगा, 0.4 × 10⁻⁻19। ये जो गतिज ऊर्जा आई है ये अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर क्या होगा, k/2। आंसर क्या होगा, k/2। क्यों, क्योंकि ये जो ऊर्जा निकाले हो आप गतिज ऊर्जा, ये प्रति अणु आएगी, क्योंकि सवाल में जो ऊर्जाएं दी गई हैं प्रति अणु दी गई हैं, और निकालना है प्रति परमाणु, और इस अणु में 2 परमाणु हैं, इसलिए आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 0.2 × 10⁻⁻19 ऊर्जा है, उसका मात्रक क्या है, जूल। विकल्प देख लो आप। अच्छा, विकल्प में ये 2.0 के रूप में लिख रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जानते हो एक पावर और बढ़ जाएगी माइनस वाली, है ना, ये तो चेंज करना जानते हो आप। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻20 जूल। इधर जब पावर ले जाते हैं ना, इधर इधर इधर, तो माइनस में जुड़ता है। जैसे 4.25, यार क्या बता रहा हूँ, आपको पता होगा, जब इधर ले जाते हैं तो पावर माइनस में समथिंग जो भी हो, और जब इस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो पावर प्लस में। चलो अगला सवाल देख लो जल्दी से। कह रहा है यदि कोई गैस स्थिर ताप पर स्थिर ताप को नियत रख रहा है, प्रसारित होती है तो, अब विकल्प देखो, कह रहा है अणुओं की गतिज ऊर्जा वही रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कि दाब बढ़ जाएगा। मतलब ये है सवाल में ताप को नियत रख रहा है, ताप को नियत रख रहा है, और गतिज ऊर्जा पे कमेंट कर रहा है कि गतिज ऊर्जा पे क्या परिवर्तन होगा, ये आपने बताना है। बात समझ में आ गई आप गतिज ऊर्जा और ताप से संबंधित फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, 3/2 nRT। मोल 1 लोगे तो 1 मोल के लिए 3/2 RT भी लिख देते हैं हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे T को रख रहा है कांस्टेंट, T को नियत रख रहा है ना सवाल में, नियत। अगर T को नियत रख रहा है तो T हो गया नियत, R होता है नियत, किसी एक गैस के लिए मोल उसकी मात्रा भी नियत ही होगी, 3/2 भी नियत होगा, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या मिलेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी, वो भी नियत रहेगी। तो विकल्प देख लो, वही रहती है, मतलब पहला वाला विकल्प। बोलो अगला सवाल पढ़ लो जल्दी से। किसी स्थिति में वांडर वाल वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। ये वाला सवाल फिर से रिपीट हो गया ना। उच्च ताप और निम्न दाब पर सभी गैसें आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती हैं। विकल्प नंबर क्या है, उच्च ताप और निम्न ताप, मतलब पहला विकल्प सही है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम लोग देखे हैं गैसियस स्टेट के PYQ। अगले वाले पार्ट में फिर मिलते हैं, ठीक है।